नानामी ने पहले से ही नोबारा को बैरियर के बाहर निकलने को कह दिया था, जहां पर नोबारा को लेने के लिए एक एम्बुलेंस भी आ गई थी। लेकिन नोबारा फिर से बैरियर के अंदर आ गई। अकारी नोबारा को समझाने लगती कि उसे बैरियर के अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन नोबारा बताने लगती कि सभी लोग अंदर लड़ाई कर रहे हैं तो वो यहाँ पर नहीं जा सकती। और इतना कहने के साथ ही वो फिर से बैरियर के अंदर आ जाती है, जहाँ पर उसे माहितो का क्लोन मिलता है। माहितो 3 इंसानों को मारने के साथ ही इटाडोरी की तरफ दे मारता है और इटाडोरी एक आदमी से पूछने लगता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन तभी उस आदमी का सर फट जाता है और माहितो अचानक से इटाडोरी के पीछे आ जाता है और उसने अपने हाथों को नुकीला भी बना लिया था ताकि इटाडोरी एक बार में ही मारा जाए। और दूसरी तरफ नोबारा की लड़ाई माहितो के क्लोन से हो रही थी। नोबारा बार बार उसके ऊपर अपनी कीलें मार रही थी, लेकिन माहितो के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। और नोबारा इस चीज़ का भी ध्यान रख रही थी कि माहितो उसे छू ना ले, क्योंकि उसे इस बात का अंदाज़ा है कि अगर माहितो ने उसे छू लिया तो उसकी मौत पक्की है। लेकिन ये तो सिर्फ माहितो का क्लोन ही था, जिस वजह से इसके अंदर वो सभी पावर्स नहीं है जो ओरिजिनल माहितो के अंदर है। माहितो नोबारा के कंधे पर चोट पहुंचा देता है और वो उससे कहने लगता है कि लड़ने का कोई फायदा नहीं है। नोबारा बताने लगती है कि उसे मालूम है, लेकिन वो फिर भी कोशिश करना चाहती है, जिसके चलते वो माहितो के ऊपर कई सारी कीलें दे मारती है। लेकिन इस सब का माहितो के ऊपर कोई असर नहीं होता, जिसके चलते नोबारा अपनी हेयर पिन टेक्निक को यूज करने लगती है और वो सभी कीलें खड़ी होने के साथ ही माहितो के शरीर के अंदर घुस जाती है। नोबारा को लग रहा था कि उसकी इस टेक्निक का माहितो पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन अब वो समझ चुकी है कि माहितो के सोल को कैसे चोट पहुंचानी है और इसी के चक्कर में वो एक हथौड़ा लेने के साथ ही एक कील माहितो के सर में ठोक देती है और इसी के चलते वो अपनी रेजोनेंस टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लेती है और ये वाला अटैक क्लोन के साथ साथ ओरिजिनल माहितो को भी लग जाता है। यहाँ पर माहितो इटाडोरी को मारने ही वाला था, लेकिन अचानक से उसका शरीर अंदर से ही घायल हो जाता है और वो सभी कीले देखने के साथ ही इटाडोरी समझ जाता है कि ये काम जरूर नोबारा का है। माहितो ये चीज समझ चुका था कि उसका नेचुरल एनिमी सिर्फ इटाडोरी नहीं है, बल्कि नोबारा भी उसके सोल को ठेस पहुंचा सकती है। और यहाँ पर नोबारा भी समझ चुकी थी कि उसकी कर्स टेक्निक किसी और जगह पर भी एक्टिवेट हुई है। नोबारा को माहितो एक फर्स्ट ग्रेड जितना ताकतवर नहीं लगा और लड़ाई के दौरान माहितो उसे छू भी सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। नोबारा समझ चुकी थी कि ये तो सिर्फ एक क्लोन है, जैसे कोई कर्स टेक्निक भी यूज करनी नहीं आती। और माहितो भी अपने सर से कील निकालते हुए कहने लगता है कि तुम बिल्कुल सही हो। दूसरी तरफ माहितो रुक चुका था और यहाँ पर इटाडोरी उसकी जमकर धुलाई करने लगता है। इटाडोरी से मार खाने के बाद माहितो की हालत और भी ज्यादा बुरी हो चुकी थी और अब वो बेचारा हिल भी नहीं पा रहा था। इटाडोरी माहितो पर लातों और मुक्कों की बरसात कर देता है और वो यहाँ पर नोबारा को मन ही मन शुक्रिया कहने लगता है। इटाडोरी अभी तक किसी को नहीं बचा पाया था, लेकिन नोबारा को अपने साथ में देख वो काफी ज्यादा खुश था, जिसके चलते उसे और भी ज्यादा हिम्मत मिलने लगती है। इटाडोरी अब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि उसे विश्वास था कि वो माहितो को मार देगा। और दूसरी तरफ नोबारा भी वही अटैक फिर से दोहराने को रेडी हो जाती है। नोबारा माहितो को लड़ाई करने को कहने लगती है, लेकिन माहितो वहां से भागने लगता है, जिसके चलते नोबारा भी उसका पीछा करने लगती है, क्योंकि वो उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। वो क्लोन सीधा भागता हुआ स्टेशन के अंदर ही जा रहा था और दूसरी तरफ इटाडोरी के सामने जो माहितो था वो कई सारे अपने आप के टुकड़े कर लेता है और वो सभी टुकड़े इधर उधर भागने लगते हैं। और यहाँ पर इटाडोरी कंफ्यूज हो चुका था कि ओरिजिनल कौन सा है। और तभी इटाडोरी को एक क्लोन के अंदर सबसे ज्यादा कर्ज एनर्जी दिखती है, जिसके चलते इटाडोरी उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन ये माहितो की एक चाल थी। माहितो अपने शरीर को पूरा जोड़ने के साथ ही फिर से भागने लगता है और सामने से ही माहितो का दूसरा क्लोन आ रहा था और इटाडोरी समझ जाता है कि माहितो ने अपने आप को 2 टुकड़ों में स्प्लिट कर रखा था। इटाडोरी को लगने लगता है कि ये दोनों टुकड़े जुड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर भागने लगते हैं। असली वाला माहितो अब नोबारा की तरफ अटैक करने को जा रहा था और ये चीज देख इटाडोरी नोबारा को वहां से भाग जाने को कहने लगता है, लेकिन अब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। माहितो नोबारा के चेहरे को छू लेता है और यहाँ पर इटाडोरी माहितो के क्लोन को एक ही मुक्के में फोड़ देता है। इटाडोरी अब नोबारा की तरफ भागने लगता है और माहितो यहाँ पर ये चीज देखने के लिए रुका था कि एक बार छूने की वजह से नोबारा मरती है कि नहीं, क्योंकि नानामी सिर्फ एक बार छूने की वजह से नहीं मरा था। नोबारा अब अपने चेहरे पर हाथ रख देती है और अब कहानी 2009 के अंदर जाती है। नोबारा तब 6 साल की थी और वो अपने गांव के अंदर रहती थी।
उसे लगता था कि उसके गांव के सभी लोग बेवकूफ़ हैं और वो ही अकेली समझदार है। फूमी नाम की लड़की नोबारा से उसके गांव में रहने आती है और वो वहां पर स्कूल में भी पढ़ने लगती है। स्कूल के अंदर बच्चों के बैग ब्लैक या रेड थे, लेकिन फूमी का बैग ब्लू कलर का था और कुछ शैतानी करने वाले बच्चे उसके बैग को ऊपर रख दिया करते थे, जिसके चलते नोबारा फूमी के पास आने के साथ कहने लगती कि उन दोनों को अपने बैग्स को एक्सचेंज कर लेना चाहिए। और वो लड़के जब नोबारा को छेड़ते तो नोबारा उन लड़कों को अच्छा खासा सबक सिखाती है। और अब फूमी को मालूम चलता है कि नोबारा एक काफ़ी ज़्यादा शैतान लड़की है, जिसके चलते ये दोनों ही अपने बैग्स फिर से एक्सचेंज कर लेते हैं। नोबारा को गांव के लोग पसंद नहीं थे, इसीलिए वो कई बार फूमी के घर आ जाया करती थी और वो दोनों ही फूमी के घर पर वीडियो गेम्स खेला करती थी। और इसी चीज़ के चलते इन दोनों की दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी हो गई। नोबारा फूमी से कहने लगती कि उसे एक सीक्रेट बेस मिला है और अब से वो वहीं पर रहा करेगी। और फूमी को मालूम चलता है कि नोबारा जिस सीक्रेट बेस की बात कर रही है वो तो किसी का घर था। ये घर एक साओरी नाम की लड़की का घर था, जो कि हाल ही में विलेज के अंदर शिफ्ट हुई थी। साओरी हमेशा ही अपने घर पर रहा करती थी और वो इन दोनों का ही हर बार ही स्वागत किया करती थी। साओरी से मिलने के बाद नोबारा एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की बन गई, लेकिन गांव के लोगों को साओरी पसंद नहीं थी। वो उसके घर के सामने कई सारा कचरा फेंक दिया करते थे और वो लोग उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान भी किया करते थे, जिसके चलते वो विलेज छोड़कर टोक्यो चली गई। और इसी के चलते नोबारा काफ़ी ज़्यादा रोने लग गई। सुमी ने भी नोबारा को पहली बार रोते हुए देखा था और बड़े होने के साथ ही नोबारा भी टोक्यो के अंदर आ गई। वो इस विलेज के अंदर फिर से लौटकर नहीं आना चाहती थी और सुमी इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि नोबारा उससे बिछड़ने पर बिल्कुल नहीं रो रही जैसे कि वो उस दिन रो रही थी। लेकिन साओरी इस चीज़ को लेकर बिल्कुल ही चुप रहती है। वो कहने लगती है कि अगली बार जब वो मिलेंगे तब वो तीनों साथ में होंगे। और इसी बात के चलते इन दोनों की आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। इसके चलते नोबारा टोक्यो चली जाती है और कहानी फिर से प्रेजेंट के अंदर आ जाती है। हम यहाँ पर साओरी को देखते हैं, जो कि लेट नाइट काम कर रही थी। उसकी सीनियर उसे बताने लगती है कि शिबुया के अंदर किसी तरह का बड़ा सा हादसा हुआ है, लेकिन साओरी इस बात को इग्नोर कर देती है और एक बात बताने लगती है। जब वो अपने गांव में गई थी तब उसकी मुलाकात दो लड़कियों से हुई थी, जिसके अंदर नोबारा काफ़ी ज़्यादा चिपकू थी, लेकिन वो दोनों ही लड़कियां उसे अपनी बहनों की तरह लगती थी। उसे उन दोनों की ही काफ़ी ज़्यादा याद आती है और वो सोचने लगती है कि आखिर नोबारा अभी कहाँ पर होगी। और दूसरी तरफ नोबारा अभी भी अपना चेहरे को पकड़कर खड़ी हुई थी। नोबारा को पहले लगता था कि सारे लोग पागल होते हैं, लेकिन जुजुत्सु आई के अंदर आने के साथ ही उसने जाना कि थोड़ा पागल होना भी बुरा नहीं है। वो अब अपने सभी दोस्तों को याद करने लगती है और वो सुमी से माफ़ी मांगने लगती है, क्योंकि वो उसे दोबारा नहीं मिल पाई। नोबारा अब इटाडोरी को देखने लगती है। वो इटाडोरी से कहने लगती है कि वो सभी से यही कहे कि उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी है, जिसके चलते यहाँ पर नोबारा का चेहरा फूलने के साथ ही फट जाता है। नोबारा की एक आंख भी बाहर निकल चुकी थी। इटाडोरी अपने सामने उसका शरीर पड़े हुए ही देख रहा था। इटाडोरी नोबारा को आवाज़ लगाने लगता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। और इसी सब के चलते यह एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।